पशु परीक्षण 2024 सबसे ज्यादा इसके अंदर राजस्थान का क्वेश्चन आएंगे। तो हम आज शाम में सबसे पहले राजस्थान की पहली क्लास अगर शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखना विशेष रूप से राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यह पहला टॉपिक है राजस्थान जीके का, जिनसे अक्सर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आने की संभावना है। राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हमें राजस्थान के इतिहास को जानना होगा। भाई साहब आपको बोल रहे हो इस इतिहास शब्द का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ये इतिहास शब्द है ना दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको सर कौन कौन से, एक इति और दूसरा कौन सा है हास। आपको सर इति शब्द का मतलब क्या होता है पहले, क्या मतलब होता है पहले, और आपको सर हास शब्द का मतलब क्या होता है घटित होना, क्या मतलब होता है घटित होना। यानी आज से जो भी चीज पहले घटना घटी उन सब बातों का अध्ययन किस में करेंगे, इतिहास में। किस में करेंगे, इतिहास। यानी मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आज से जो भी पहले घटना घटी उन सब बातों का हम किस में अध्ययन करेंगे, इतिहास। अब आपको सर इतिहास की अगर बात करें तो आपके मन में प्रश्न आया होगा सर इस इतिहास का जनक किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना विश्व इतिहास का अगर जनक पूछे आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगी सर विश्व इतिहास का जनक किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस। इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। ऐसी जानकारी मिलती है कि हेरोडोटस को विश्व के अंदर सबसे झूठा इतिहासकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में उसमें इतनी झूठी बातें लिखी, इसलिए सबसे झूठा इतिहासकार भी हेरोडोटस को कहते हैं। लेकिन प्रसिद्ध भी सबसे ज्यादा हेरोडोटस ही हुआ, जो प्रसिद्ध होगा उसकी आलोचना होगी, स्वाभाविक सी बात है। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर भारतीय इतिहास का जनक किसको कहते हैं। तो ध्यान दें भारतीय इतिहास का अगर जनक पूछे तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेदव्यास। क्या नाम है, वेदव्यास। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभारत। क्या नाम था, महाभारत। आपको सर इस वेदव्यास का पूरा नाम क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्या नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये इसका पूरा नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आगे चलकर आपसे कोई पूछे कि सर राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहते हैं। आपसे पूछे कि सर राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड की एक उपनाम भी इतिहास के अंदर चलता है घोड़े वाले बाबा के नाम से। किसके नाम से, घोड़े वाले बाबा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक ऐसी जानकारी मिलती है कि राजस्थान इतिहास का पितामह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, राजस्थान इतिहास का पितामह अगर आपसे कोई पूछे तो किस व्यक्ति को कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, राजस्थान इतिहास का पितामह भी अगर पूछे तो किसको कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। आपसे कोई पूछे कि सर वास्तविक जनक कौन है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कौन है, एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था जी.एच. ओझा। क्या नाम था, जी.एच. ओझा। आपको सर इस जी.एच. ओझा का पूरा नाम क्या है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। रोहिड़ा ग्राम सिरोही के मूल निवासी थे। कहां के मूल निवासी थे, रोहिड़ा ग्राम सिरोही के। आपको सर इसको वास्तविक जनक क्यों कह दिया, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसी जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी द एनालस एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इसलिए राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसको माना जाता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा एक भूगोल वेता हुए थे कक्षा 11 और 12 के अंदर आपने अध्ययन किया होगा, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा। भूगोल के अंदर एक भूगोल वेता हुए थे जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था भाई साहब, अल्फ्रेड वेगनर। बहुत बार इसका नाम आता है एग्जाम के अंदर।
कहते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी का मूल निवासी था। कहाँ का निवासी था भाई? जर्मनी का। आपको सर इन्होंने ऐसा क्या किया, इसका बार बार जिक्र आता है, तो ध्यान रखना इसी अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था आपको सब। उस सिद्धांत का नाम क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आपको सर इस सिद्धांत का क्या मतलब होता है, तो ध्यान रखना अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 के अंदर एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो पहले जो संपूर्ण पृथ्वी थी, जो एक संपूर्ण भूभाग था, वो एक ही हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। आज आप जिस रूप में महाद्वीप 7 रूपों में देख रहे हो, अलग अलग भागों में देख रहे हो, ये पहले सातों के सातों महाद्वीप एक ही भूखंड का भाग थे, उसका नाम क्या था? पेंजिया। इसी पेंजिया नामक भूखंड के चारों ओर विशाल मात्रा में क्या था? जल था। क्या था भाई? जल। विशाल मात्रा में जल था। और इस जलीय भाग का नाम था, एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालस। क्या नाम था? पेंथालस। ऐसी जानकारी मिलती है कि पहले ये संपूर्ण भूभाग यानी संपूर्ण स्थलखंड एक ही भाग हुआ करता था, जिसका नाम था पेंजिया। और इसी पेंजिया नामक क्षेत्र के चारों ओर विशाल मात्रा में जल था, जिसका नाम क्या था? पेंथालस। अब आप सोचो गुरुदेव अचानक ऐसा क्या हुआ इस भूखंड के अंदर कि आज हम जिस रूप में अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, वो किस प्रकार टूटे, उनका किस प्रकार विखंडन हुआ। तो ध्यान से सुनना, ऐसी जानकारी मिलती है अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि सूर्य व चंद्रमा, क्या नाम है भाई? सूर्य व चंद्रमा। सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, किसके कारण? सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। दूसरा इन्होंने कहा पृथ्वी का एक बल होता है जिसका नाम होता है गुरुत्वीय बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी का गुरुत्व बल के कारण इस पेंजिया नामक स्थलखंड में क्या हो गया? विभाजन। क्या होगा? विभाजन हुआ, विखंडन हुआ, जिसकी वजह से ये पेंजिया नामक भूभाग जो जिस रूप में आज पहले हुआ करता था, ये टूटकर क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे ये पेंजिया नामक स्थलखंड के अंदर विभाजन हुआ और विभाजन होने के पश्चात जानकारी मिलती है कि ये पेंजिया नामक स्थलखंड दो भागों के अंदर टूटकर अलग हो गया। एक भाग बना जिसका नाम था अंगारालैंड। क्या नाम बन गया? अंगारालैंड। और एक भाग दक्षिण में टूटकर चला गया जिसका नाम क्या हो गया? गोंडवानालैंड। क्या नाम हो गया? गोंडवाना। यानी सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण इस पेंजिया नामक स्थलखंड के अंदर करोड़ों वर्ष पहले विभाजन हो गया, जिसकी वजह से इस पेंजिया का दो भागों में विखंडन हुआ। एक भाग टूटकर उत्तर में चला गया जो क्या बना? अंगारालैंड। एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया जिसका नाम क्या हो गया? गोंडवाना। इसी अंगारालैंड को कभी कभार एग्जामिनर एक अन्य नाम दे देता है लोरेशिया। क्या नाम दे देता है? लोरेशिया। तो ध्यान रहे, आपसे कोई पूछ ले कि सर पेंजिया का जब विभाजन हुआ, विखंडन हुआ, तो कितने भागों में टूटा? दो भागों में। एक भाग अंगारालैंड बना, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं? लोरेशिया। दूसरा भाग किस नाम से जाना गया? गोंडवानालैंड। जैसे ही किसी भूभाग का विखंडन हुआ, विखंडन होने के पश्चात जानकारी मिलती है कि इसके चारों ओर अपार मात्रा में जल था। जब कोई चीज टूटकर अलग होगी तो उनके बीच वाले हिस्से में क्या चला जाएगा? पानी। क्या चला जाएगा? पानी। तो यहाँ एक सागर का निर्माण हो गया। उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। यानी जैसे इस पेंजिया का विभाजन हुआ तो तीन रूप हमारे सामने आए। एक रूप था अंगारालैंड, एक था टेथिस सागर, दूसरा क्या था? गोंडवानालैंड। क्या नाम था? गोंडवानालैंड। ये विशेष आपको सर इसका मतलब आज भी इन महाद्वीपों का विखंडन हो रहा है क्या? हाँ भाई साहब, आज जिस रूप में 7 महाद्वीप हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, इनमें आज भी विखंडन की प्रक्रिया जारी है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो आज भी है। अगर ये आज भी है, इनकी आकर्षण शक्ति आज भी है। अगर उस समय थी तो आज भी है। पृथ्वी का गुरुत्व बल तो आज भी लग रहा होगा। तो आज भी ऐसी जानकारी मिलती है। आने वाले करोड़ों वर्ष बाद आपके सामने एक नया महाद्वीप अस्तित्व में आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक नए महाद्वीप की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन आपको सर कब? तो भाई साहब कई करोड़ों वर्ष बाद ऐसी संभावना रहेगी।
क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आज भी आकर्षण शक्ति है, पृथ्वी का आज भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो समय के अनुसार फिर एक नया महाद्वीप आपके सामने हो सकता है। आज आप 7 महाद्वीप रट रहे हो सकता है आने वाले कई करोड़ों वर्ष बाद आपके सामने या आपके आने वाली पीढ़ी के सामने एक नया महाद्वीप हो जाए। तो ध्यान रखना आपको कि सर एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना आपसे को पूछ ले कि अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आपसे कोई पूछे कि सर अल्फ्रेड वेगनर मूल रूप से कहां के निवासी थे, जर्मनी। आपसे कोई पूछे कि सर जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या थ्योरी के अनुसार पहले ये 7 महाद्वीप किस रूप में दिखाई देते थे, पेंजिया नामक एक स्थलखंड था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस पेंजिया नामक स्थलखंड में विखंडन हुआ, विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि टूटकर 2 भागों में बंट गया। एक भाग टूटकर उत्तर में चला गया जिसका नाम क्या था, अंगारालैंड। एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया जिसका नाम क्या था, गोंडवानालैंड। और इसी अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में जो बचा भूभाग उसके अंदर एक सागर का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या था, एथिल सागर। नहीं भूलोगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया ये 1912 में दिया था। कब दिया था, 1912। ज्योग्राफी के अंदर इस महाद्वीपों के वर्तमान स्थिति को लेकर सर्वमान्य सिद्धांत अगर कोई है तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। देने को तो कई भूगोलवेत्ताओं ने और भी दिए। आपको सर राजस्थान का इन महाद्वीपों से इस पेंजिया नामक स्थलखंड को जो टूट कर अलग हुआ, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, इनका संबंध राजस्थान से क्या रहा है, तो ध्यान से सुनना। राजस्थान की कुछ आकृति इस प्रकार है ना, तो राजस्थान की कुछ आकृति इस प्रकार। ये राजस्थान का कौन सा भाग है भाई, उत्तर। ये कौन सा है, दक्षिण। ये कौन सा है, पश्चिम। और ये कौन सा है, पूर्व। ऐसी जानकारी मिलती है कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम वाला ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण हुआ। उस मरुस्थल का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्या नाम था, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। फिर यहाँ एक पर्वतमाला बनी, इस पर्वतमाला का नाम था अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम था, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर यहाँ पर जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, मैदान का। यहाँ पर कुछ मैदान बने। इस मैदानी प्रदेश को अगर आपसे पूछे कि सर इस मैदानी प्रदेश का नाम था पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या नाम था, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यहाँ कुछ पठारी भाग था जिसका नाम था अड़ोती का पठार। कुछ पठार बने। कुछ पठार से बन गए। इस भाग का नाम था अड़ोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। अड़ोती का पठार बोल, या आप चाहो तो सर ये बोल सकते हो सर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी राजस्थान आज जो राजस्थान है वो 4 रूपों में मुख्यतः बंटा हुआ है। एक बार उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के ठीक बीचों बीच एक पर्वतमाला जिसका नाम क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के वहां पर एक मैदानी प्रदेश है जिसका नाम क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व यानी कोटा, बूंदी, बारामठ, झालावाड़, वहां पर एक पठार मिलता है जिसका नाम क्या है, अड़ोती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आपको सर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाए किसका अवशेष माना जाता है, तो एक सागर मैंने आपको बताया था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर। आपने देखा होगा राजस्थान के उत्तर पश्चिम एक थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार का। और ये थार का मरुस्थल है ना, वो किसका अवशेष है भाई साहब, टेथिस सागर। आपको सर ये फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है, तो ध्यान रहे अरावली पर्वतीय प्रदेश अगर आपसे पूछे तो ये माना जाता है गोंडवानालैंड। किसका अवशेष है भाई, गोंडवानालैंड। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर ये पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है, तो ध्यान रखना विशेष रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर आपसे पूछे तो ये माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष। किसका अवशेष है भाई, टेथिस सागर। और आपसे कोई पूछ रहे कि सर ये अड़ोती का प्रदेश किसका अवशेष है, तो ये अड़ोती का प्रदेश भी किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवानालैंड।
यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्वत पठार जो भी बने वो सारे के सारे किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। मैदान मरुस्थल ये सारे किसके अवशेष माने जाते हैं? 33 के। आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, या ये पूछ ले कि एग्जामिनर की उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार बना दे, वो टेची सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना विशेष रूप से। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, इनमें से कोई एक नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किसका अवशेष है, या एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन माना जाता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। या एग्जामिनर ये पूछ ले कि राजस्थान में किसके अवशेष नहीं मिलते हैं, तो सबसे बड़ी विशेष रूप से बात ये ध्यान में रखनी है, अंगारा लैंड के राजस्थान में क्या नहीं है? अवशेष नहीं है। अंगारा लैंड यानी लोरेशिया, दो चीजों के अवशेष मिलते हैं, टेची सागर और गोंडवाना लैंड। किसके नहीं मिलते हैं वो चीज ध्यान रखनी है, तो वो कौन सी है? अंगारा लैंड यानी लोरेशिया। नहीं भूलोगे तो विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है। ये आपकी क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी का कौन सा भाग है? उत्तर। ये कौन सा है? दक्षिण। ये कौन सा है? पश्चिम। और ये कौन सा है? और इसी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो कितने डिग्री की है भाई? 0 डिग्री। कितने डिग्री की? 0 डिग्री। और इस आडी रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, इनको नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। क्या नाम दे दिया? भूमध्य रेखा। आपसे एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन आ जाए कि सर संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या आप ये क्या कह सकते हो? विषुवत रेखा। क्या कह सकते हो? विषुवत रेखा। आपसे कोई पूछ ले कि सर इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को बीचों बीच खींचने के बाद पृथ्वी 2 भागों में बंट गई, एक भाग तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा भाग हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा कौन सा हो गया? दक्षिण गोलार्ध। यानी इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? 2, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। नहीं भूलोगे? इसी हिसाब से मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींची गई है। ये कितने डिग्री देशांतर है भाई? 0 डिग्री। कितने डिग्री देशांतर है? 0। और देशांतर आपको पता है हमेशा सर किस प्रकार की रेखा होती है? खड़ी। किस प्रकार की रेखा होती है? खड़ी। यानी कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाएगी वो सारे क्या होंगे? देशांतर होंगे। और आडी रेखाएं हमेशा क्या होती है? अक्षांश। क्या होते हैं? अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसलिए इसका नाम रख दिया भूमध्य रेखा। ये क्या है भाई साहब? 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम हो गया? ग्रीनविच। या प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा कह दो या प्रधान यामोत्तर रेखा कह दो, बात एक ही है। ये ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री देशांतर पर खींची जाती है? 0। कितने डिग्री पर? 0। नहीं भूलोगे? भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर खींची जाती है? 0 डिग्री अक्षांश। नहीं भूलोगे? इस भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा को खींचने के बाद हमारे सामने स्थिति कुछ इस प्रकार की आई। ये स्थिति बनती है ना, इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी को हमने कितने गोलार्धों में बांट दिया? 4। एक गोलार्ध हो गया आपको सर, एक गोलार्ध हो गया पश्चिमी गोलार्ध, एक गोलार्ध हो गया कौन सा? पूर्वी गोलार्ध, एक गोलार्ध हो गया कौन सा सर? उत्तरी गोलार्ध, और एक कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। यानी इस संपूर्ण पृथ्वी को इन दोनों रेखाओं ने कितने भागों में बांट दिया? 4। कितने भागों में? 4। और आपसे कोई पूछ ले कि सर राजस्थान यानी भारत की स्थिति अगर आपसे कोई पूछे कि सर कहां पर पड़ती है, तो भाई साहब यहां पर पड़ता है। ग्लोब के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो यहां पर है। अगर ये उत्तर है, अगर ये पूर्व है, तो राजस्थान ग्लोब के संदर्भ में कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में? उत्तर। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान ग्लोब के सापेक्ष कौन सी स्थिति में पड़ता है? उत्तर पूर्व। नहीं भूलोगे? ठीक। अब आपको सर विश्व के संदर्भ में आपने बता दिया राजस्थान की स्थिति, एक चीज तो क्लियर हो गई। विश्व के संदर्भ में राजस्थान कहां पर पड़ता है? उत्तर पूर्व। सही है। अब आपको सर ठीक है, हमें तो बताइए एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति
एशिया के संदर्भ में अगर आपसे कोई पूछे तो एशिया का कुछ इस प्रकार एशिया की स्थिति है। आपको सर एग्जिट मैप नहीं बना, थोड़ा सा हो सकता है ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, भारत को मैं मध्य में रखते हुए कुछ इस प्रकार बना है। ये आपका क्या है, एशिया। और इसी एशिया के ठीक इस प्रकार रेखा खींची गई है, एक ग्रीनविच रेखा है, दूसरी कौन सी है, भूमध्य रेखा। इस ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति देखें एशिया के संदर्भ में, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये कौन सा हो गया भाई साहब आपका दक्षिण। एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर पड़ती है भाई साहब, कहाँ पर पड़ती है, यहाँ। और ये दिशा आपसे कोई पूछे तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। नहीं बोलोगे, सीधा सा एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि सर एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर पड़ती है, दक्षिण पश्चिम। विश्व के संदर्भ में कहाँ पर पड़ती है, उत्तर पूर्व। अब आपको सर हमें तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताइए, भारत के संदर्भ में। दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए, विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। कुछ भारत कुछ इस प्रकार का है, ये भारत की पश्चिम हो गए, ये पूर्व हो गया, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, और ये कौन सी होगी भाई साहब, दक्षिण। हो सकता है भाई साहब डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बने, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि वे डायग्राम सही बनाए, ठीक है। और आपको एक पूछे कि सर राजस्थान कहाँ पर पड़ता है भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर है राजस्थान, और ये भारत के संदर्भ में राजस्थान की कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। तो आपसे कोई पूछे कि सर भारत के संदर्भ में राजस्थान किस दिशा में पड़ता है, उत्तर पश्चिम। नहीं बोलोगे, ठीक। विश्व के संदर्भ में कौन सी है, उत्तर पूर्व। एशिया के संदर्भ में कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और भारत के संदर्भ में कौन से है, उत्तर पश्चिम। क्लियर यहां तक, ठीक। मेहनत करो, कोई जीके ज्यादा टफ को नहीं, फर्क बस इतना ही है, समझ में ज्यादा होगा। राजस्थान के नामकरण को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। नामकरण से संबंधित, नामकरण के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना, एक नाम राजस्थान के बारे में प्रचलन में आता है जिसका नाम है ब्रह्मवंत। नाम सुना है? एक नाम राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया जाता है बार बार, मरुकांता। क्या नाम है, मरुकांत। एक शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया था जिसका नाम था राजस्थानी दित्य। क्या नाम था, राजस्थानी दित्य। एक शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया था राजपूताना। एक शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया था रजवाड़ा या रायथान। रजवाड़ा या रायथान, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लिए गए। और एक शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया गया था पहली बार पूर्वी राजस्थान। क्या नाम लिया गया था, पूर्वी राजस्थान। नहीं बोलोगे? और फिर आगे चलकर एक शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग में लिया वर्तमान राजस्थान। ठीक है, आपको सर हमें पहले ये बताइए ब्रह्मवर्त शब्द राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग में कब लिया? आपको पता है जिस समय वैदिक सभ्यता के अंदर वेदों की रचना होती है, 4 बड़े वेद लिखे गए, जिनमें एक सबसे बड़ा वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर ऐसी जानकारी मिलती है कि राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया था, ब्रह्मवर्त। क्या नाम प्रयोग में मिलता है, ब्रह्मवर्त। आपको सर मरुकांत शब्द राजस्थान का फिर किस कहां पर प्रयोग में लिया? तो आपको पता होगा एक व्यक्ति जिसका नाम था वाल्मीकि। नाम सुना है वाल्मीकि का? एक व्यक्ति थे वाल्मीकि, इन्होंने अपने ग्रंथ रामायण के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया था, मरुकांता। आपको सर फिर राजस्थानी दित्य शब्द सर किसने लिया? तो ध्यान रहे, सिरोही के अंदर एक शिलालेख मिला था, बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला? बसंतगढ़ का शिलालेख। इस शिलालेख में राजस्थान के बारे में कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया? राजस्थानी दित्य। कौन सा? राजस्थानी दित्य। सिरोही के अंदर मिला था। आपको सिर्फ फिर राजपूताना शब्द किसने प्रयोग में लिया था? एक विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम था जार्ज थॉम्स।
क्या नाम था भाई? चार्ल्स थॉमस। इन्होंने सन 1800 में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया था? राजपूताना। इन्होंने कहा ये राजपूताओं राजा महाराजाओं की भूमि है, इसलिए इन्होंने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में ले लिया? राजपूताना। आपको से ये चार्ल्स थॉमस कहाँ का निवासी था? तो ध्यान रखना, आयरलैंड का। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड। आपको से फिर ये राजस्थान में कहां पर काम करता था? ऐसी जानकारी मिलती है कि मराठा शासक था दौलतराव सिंधिया। क्या नाम था? दौलत। उसका अंग्रेजी कमांडर पद पर काम करता था। ग्वालियर का शासक था, मराठा शासक था दौलतराव सिंधिया। उनके अंग्रेजी कमांडर पद पर काम करता था कौन? चार्ल्स थॉमस, जिन्होंने सन 1800 में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया था? राजपूताना। ऐसी जानकारी मिलती है कि इसी चार्ल्स थॉमस का एक मित्र था जिन्होंने सन 1805 के अंदर, कब की बात है? 1805 में इनका एक मित्र था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री। क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर चार्ल्स थॉमस। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर चार्ल्स थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन अगर आपसे कोई पूछे तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने इनका प्रकाशन किया था, जबकि सन 1805 में लिखने वाला इनका मित्र था विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने किस पर लिखी थी? चार्ल्स थॉमस। ये चार्ल्स थॉमस आगे चलकर जानकारी मिलती है बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाम सुना होगा, बीकानेर के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के नाम पर आज आप जो म्यूजियम चौराया देख रहे हो, ये इसी के दिन। और ये व्यक्ति मूल रूप से किस देश का निवासी था? आयरलैंड का। ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है कि विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में कौन सी पुस्तक की रचना की थी? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर चार्ल्स थॉमस। आपको सर फिर ये रजवाड़ा और राजस्थान शब्द किसने प्रयोग में लिया था? इतिहासकार था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इसका तो अक्सर राजस्थान के इतिहास में बार बार नाम आता, क्योंकि राजस्थान इतिहास का जनक है, राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। आपको सर घोड़े का यहाँ क्या संबंध है? ऐसी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जब भी राजस्थान का भ्रमण किया तो घोड़े पर बैठ कर किया, इसलिए गांव वाला छोरा इनके ला गया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा और राजस्थान शब्द प्रयोग में लिया था। ये कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से अगर आपसे कोई पूछे तो कहां का निवासी था? स्कॉटलैंड। कहां का निवासी था भाई? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का निवासी कर्नल जेम्स टोड। आपको सर फिर ये राजस्थान में हाड़ौती नामक क्षेत्र का कहते हैं प्रेसिडेंट बनकर आया था। कहां का? हाड़ौती। आपको सर कर्नल जेम्स टोड पहली बार राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करता है? भीलवाड़ा। कहां पर प्रवेश किया? भीलवाड़ा। आपको सर इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर कब प्रवेश किया था? सन 1817। कब प्रवेश किया था? सन 1817। सन 1817 के अंदर कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आए। सन 1822 के अंदर ये वापस चले जाते हैं। पहली बार इन्होंने राजस्थान के अंदर जिस जिले में प्रवेश किया उस जिले का नाम था भीलवाड़ा। कहां पर प्रवेश किया? भीलवाड़ा। इसी व्यक्ति ने सन 1829 में एक पुस्तक थी जिसका नाम था द एनालस। क्या नाम था भाई? द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सन 1829 में कब लिखी गई थी? सन 1829। द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का प्रकाशन करता है जेम्स क्रूक। कौन करता है? जेम्स क्रूक। आपसे कोई पूछे कि सर इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स क्रूक ने। इस पुस्तक का दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछे कि सर दूसरा नाम क्या मिलता है, तो ध्यान रखना द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ
इंडिया। ये इस पुस्तक का दूसरा नाम है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन कहते हैं कि कर्नल जेम्स स्टुअर्ट जब वापिस इंग्लैंड जा रहे थे तब कहते हैं ये अपने साथ कुछ शिलालेख लेकर गए थे। तब कहते हैं इन्होंने बड़े शिलालेख अपने साथ में बड़े शिलालेख लेकर जा रहे थे। तब उस समय जाने का एकमात्र साधन समुद्री जहाज ही थे। जिस जहाज के अंदर ये सवार होकर जा रहे थे, कहते हैं कि शिलालेख ज्यादा होने के कारण, क्योंकि शिलालेख पत्थर के होते थे, अब पत्थर के ज्यादा शिलालेख ले जाए नाव डूबना शुरू कर दी। तब उस समय जानकारी मिलती है इन्होंने एक मानमोरी नामक कोई शिलालेख था। कौन सा शिलालेख? मानमोरी। इस मानमोरी नामक कोई भारी शिलालेख था, इनको समुद्र के अंदर फेंक दिया। उसी समय आपकी तरह कोई वहां को जीके और लिखना बैठे हो, मैंने एक जीके को क्वेश्चन डाल दियो कि राजस्थान का वह कौन सा शिलालेख जो कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने समुद्री यात्रा करते हुए समुद्र में फेंक दिया था, कौन सा? मानमोरी शिलालेख। या कई बार सीधे क्वेश्चन आ गया कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? मानमोरी शिलालेख। कहां पर फेंक दिया? समुद्र में। मैंने तो आपके बाहर कम खून खातर फेंक्यो, लेकिन थारा बाहर बढ़ गयो क्यों? कि थारे जीके क्वेश्चन बढ़ गया, थारे तो रिमांड में। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। मानमोरी नामक शिलालेख था जिनको इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। आगे चलकर जानकारी मिलती है कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की पत्नी थी जूलिया क्लैक्टरबर्ग। क्या नाम था? आपसे कोई पूछे कि सर कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की पत्नी जिसका नाम था जूलिया क्लैक्टरबर्ग, इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, पश्चिमी ट्रेवल्स इन इंडिया, वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया का मतलब होता है पश्चिमी भारत की यात्रा। वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, इसका मतलब होता है पश्चिमी भारत की यात्रा। ये जो पुस्तक थी इनका प्रकाशन इनकी पत्नी थी जिसका नाम था जूलिया क्लैक्टरबर्ग ने किया था। किसने किया था? जूलिया क्लैक्टरबर्ग। नहीं भूलोगे? और ये पूर्वी राजस्थान शब्द आपसे कोई पूछे तो ये प्रचलन में आया था राजस्थान के दूसरे चरण में। 25 मार्च को जब दूसरा चरण की शुरुआत होती है, उस समय पहली बार दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान। यानी राजस्थान शब्द अगर पहली बार देश की आजादी के बाद अगर प्रयोग में आया है तो वो राजस्थान के दूसरे चरण में आया था 25 मार्च 1949 में। यह विशेष रूप से ध्यान रखें। जबकि वर्तमान राजस्थान आपसे पूछे कि सर आज जिस रूप में हम राजस्थान को देख रहे हैं, ये राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर सन 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। नहीं भूलोगे? ये विशेष रूप से ध्यान रखें। राजस्थान के नामांकन को लेकर कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? आपसे कोई पूछे कि सर ब्रह्मवर्ष शब्द जो राजस्थान का मिलता है वो कहां पर मिलता है? ऋग्वेद। आपसे कोई पूछे कि सर राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग में लिया था? वाल्मीकि। आपसे कोई पूछे कि सर राजस्थानी द्वितीय शब्द राजस्थान के किस शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ से। आपसे कोई पूछे कि सर रजवाड़ा और राजस्थान शब्द प्रयोग में किसने लिए थे? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट। आपसे कोई पूछे कि सर कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की पुस्तक जिसका नाम क्या था? द एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी गई? सन 1829। इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। आगे चलकर आपसे कोई पूछ ले कि सर कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को राजस्थान इतिहास में किस नाम से जानते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से। आपसे कोई पूछ ले कि सर कर्नल जेम्स स्टुअर्ट मूल रूप से कहां का निवासी था? आपसे पूछे कि सर कर्नल जेम्स स्टुअर्ट पहली बार राजस्थान के किस जिले में आए थे? भीलवाड़ा। आपसे कोई पूछे कि सर राजपूताना शब्द पहली बार किसने प्रयोग में लिया था? जॉर्ज थॉमस की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ विक्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन सन 1805 में किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। किसने किया था?